हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित नगरिया आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही शानदार क्लास 10 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बहुत ही चैप्टर शानदार होगा। अपन क्या करेंगे, अपना जो साइंस के जो चैप्टर है वो साइंस के चैप्टर में मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको बहुत ही समझ में आएगा और आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। यहाँ पर जो भी नोट डाउन करवा रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना भी है, जो कि आपके 2024-25 के आने वाली जो बोर्ड है उस एग्जाम के अंदर बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। ओके, इसके बीच में कुछ क्वेश्चन आएंगे TRQ या PYQ, वो भी आपको मैं सॉल्व करूंगा ताकि आपके जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाए। ओके, आज अपन क्या करते हैं, अपना जो चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो साइंस का जो सिलेबस है उस साइंस के सिलेबस में एक्चुअल में है क्या क्या, हमको पढ़ना क्या क्या है, ताकि आपको ये लग जाएगा कि हमारी साइंस के अंदर ये चीज यहाँ पढ़नी है और इसके अंदर ये हमको पढ़ने को मिलेगा, जिससे हम आपके अंदर क्या आएगी, थोड़ा जोश आएगा, आपके अंदर थोड़ी पढ़ने की वो ललच जागेगी, ठीक ना। तो सबसे पहले एक झलक अपन साइंस के सिलेबस की और देख लेते हैं। एक बार देखिए, अपन आपकी जो साइंस की जो बुक है उसमें टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? टोटल 30 चैप्टर है। उसमें से डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर है केमिस्ट्री के। सबसे पहले आपके चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लगा करके 4 तक है। कहाँ तक है? 1 से लगा करके 4 तक है। केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री के अंदर आपको अलग अलग टाइप की जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो आपको पढ़ने को मिली। मतलब कुछ मिला के ये बोल रहा है कि इसको जलाने से क्या प्रोडक्ट बनता है या उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करने से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, वो सारी की सारी चीजें आपको अपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। आपको पता है कि बहुत सारे चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता प्रकृति का नियम ही क्या है, हर बार परिवर्तन होना। जिसके के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अपने मॉडर्न टाइप के अनुसार अपडेट हो ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो इस केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर आपके साइंस की जो आपकी बुक है उसके 1 से लगा करके 4 चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट आपका अगला जो सिलेबस होगा वो होगा आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अंदर आपके चैप्टर 5 से लगा करके 9 तक है, 5 से लगा करके 8 तक है। ओके, इसके अंदर आपको 5 से लगा 8 तक, इसमें टोटल 4 चैप्टर है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपको पता है अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अपना जो फूड है जो अंदर गया है तो डाइजेस्ट कैसे होता है, अपने श्वास कैसे लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो किस प्रकार से परिसंचरण होता है, किस प्रकार से सर्कुलेट होता है, अपन कैसे सोचते हैं, अपने बॉडी में कितनी हड्डियां है, अपने यहाँ पर हड्डियों में कौन कौन सी संधियां है, कौन कौन से जॉइंट है, उन सारे का अपन स्टडी कहाँ करेंगे, अपने बायोलॉजी के अंदर। ओके, जिसमें आपके 4 चैप्टर है। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। इसके अंदर चैप्टर 9 से लगा करके 12 तक होते हैं। इसमें चैप्टर आपके 9 से लगा करके 12 तक चैप्टर आपके फिजिक्स में आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप जैसे कि लाइट वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको होता है जैसे कि आपने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर तारे कैसे टिमटिमाते, सूर्य अस्त कैसे होता है, सूर्य उदय कैसे होता है, सनराइज सनसेट कैसे होता है, और अपनी जो आइज है वो आइज कैसे देख पाती है, आइज के अंदर इमेज कैसा बनता है, वो सारी की सारी आइज की आपको मैकेनिज्म है, मोटर है, आपने देखा जनरेटर देखा, विद्युत घटी देखी, विद्युत बेल देखी, करंट कैसे आता है, वो सारी की सारी चीजें आप इस फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो, जिसके अंदर आपके चैप्टर 9 से लगा के बाद मतलब कुल 4 चैप्टर है। ओके, और चौथा जो आपका पोर्शन है वो है आपका इकोसिस्टम। कौन सा पोर्शन है? वो है आपका इकोसिस्टम। इसका है नंबर चैप्टर 13। मतलब बड़ा कहने के अगर मैं बोलूँ ना कि आपके पूरे साइंस के अंदर अगर आपको मार्क्स लाने हैं अपने बोर्ड के पेपर के अंदर, अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तो आपका चैप्टर जो 13 है इकोसिस्टम, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में पारितंत्र, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये बहुत ही इजी है, जो इनके पूरे का निचोड़ है। इसमें क्या आएगा, आपके नंबर अगर मार्क्स इंप्रूवमेंट करने हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, ठीक है ना। ये चैप्टर को बड़ा नहीं है, अपन इसको 1 या 2 पार्ट के अंदर पूरा भी कर लेंगे। तो ये आपके सामने कुछ मोटा आपके साइंस के सिलेबस का रिव्यू मैंने रख दिया है। ओके, अब आप क्या करते हैं, अब अपन
चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एवं रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए अपन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे परिवर्तन के बारे में, इट मीन्स चेंजेस के बारे में। आपको पता है कि अपने नेचर के अंदर, अपने प्रकृति के अंदर, हर किसी चीज के अंदर बार बार कंटिन्यूली चेंज हो रहा है। कंटिन्यूली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब ये चेंज हो रहा है, इस चेंज होते हुए को अपन जिस मतलब साइंस की जिस ब्रांच के अंदर इसकी स्टडी करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब आपके जो नेचर में जो रेगुलर चेंज हो रहे हैं उसका क्या करना, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस। इट मीन्स विज्ञान कहलाता है। क्या कहता है? प्रकृति में होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों का अध्ययन करना साइंस कहलाता है या विज्ञान कहलाता है। अब आपको होता है नेचर के अंदर हर बार चेंज हो ही रहे। जैसे आपको होता है अगर सन राइज हुआ है तो उसको सनसेट होना ही है, सूर्य उदय हुआ है तो सूर्य को अस्त होना ही है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी हवा तेज चलती है, कभी हवा कम चलती है, कभी लाइट जाती है, कभी लाइट कम होती है। हम भी कुछ साल पहले छोटे थे, अब कुछ सालों के बाद हम बड़े हो गए। अगर खाना हमने बनाया है तो रोटी बन गई थी, है ना। पहले वो आटा था, पहले वो गेहूं थी, गेहूं को पीसा तो आटा बन गया, आटो को हमने गूथा तो ये रोटी बन गई, रोटी को हमने फिर अंदर अपने बॉडी के अंदर डाला तो वो डाइजेस्ट होगी, फिर वो अपने मल या अनडाइजेस्ट फूड के रूप में अपने बॉडी से बाहर निकलती है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ आपके बॉडी में क्या हो रहा है? चेंजेज तो हो रहा है। ओके ना, चेंजेस होता है। आपको क्या है? चेंजेस के बारे में पढ़ना है। अब ये चेंजेस जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। या तो आपका चेंजेस होगा आपका भौतिक परिवर्तन जिसको अपन कहेंगे फिजिकल चेंज, या आपका चेंज होता है रासायनिक परिवर्तन जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में केमिकल चेंज। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चेंजेस के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंज का। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, रंग, घनत्व, आयतन, गलनांक आदि में परिवर्तन हो, आदि में परिवर्तन हो। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके इंग्लिश में आएगा whose changes in which whose changes in which change of any matters shape, size, color, density, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा। ओके, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी अगर आपका मैटर होगा, कोई भी आपका जो पदार्थ होगा उसके शेप, साइज में, डेंसिटी में, आयतन में, वॉल्यूम में, गलनांक में आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊं, जैसे आपको अगर बोलूं कि आपको जो मार्कर दिख रहे हैं, आप बोलेंगे बेटा इस मार्कर का कलर कौन सा है, तो आप बोलोगे इस मार्कर का जो कैप है वो रेड कलर का है और उसके पीछे वाला जो पोर्शन है वो व्हाइट कलर का है। ओके, मतलब ऐसे कैरेक्टर या ऐसे लक्षण या ऐसे सिम्टम जो आपको किसी भी पदार्थ या किसी मैटर के बाहर से दिख जाते हैं, मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब जिसका मापन कर सकते हैं, है ना, जिसको अपन माप सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उन सभी चेंजेस को अपन क्या कहेंगे? भौतिक चेंजेस। जैसे आपने बोला कैसे ये रेड मार्क कर रहे हैं, ये व्हाइट कलर है, तो आपने इसको क्या देखा? रेड कलर रंग किसमें दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये भौतिक चेंज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा ये रेड मार्कर है, लेकिन जैसे मैं इसके कैप खोलूंगा तो अंदर से चलेगा कैसे? ब्लू चलेगा, रेड चलेगा या ब्लैक चलेगा?
तो इसका आपको कोई आइडिया नहीं है, ये जब चलाओगे तभी है, क्योंकि ये कैरेक्टर कैसा है, इसका इंटरनल कैरेक्टर कैसा है, इंटरनल। इसका मतलब जो कैरेक्टर इसके इंटरनल होता है किसी भी पदार्थ के अंदर, मतलब वो शो नहीं होता है, मतलब शो नहीं होता है, जब हम इसको देखेंगे तभी पता चलेगा, तो उसको कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक लक्षण कहेंगे। जैसे मैं आपको और बता दूं, एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ वॉल के बारे में, दीवार। जैसे आपको बोले कि दीवार कौन से कलर की है, तो आप बोलेंगे दीवार सर, जैसे किसी दीवार के ऊपर अगर येलो पेंट किया हुआ है या ब्लू पेंट किया हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये दीवार है ना येलो या ब्लू कलर की, ओके। तो वो उसका लक्षण कौन सा हुआ, वो उसका हुआ भौतिकल चेंज, ओके, फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन मैं आपको ये बोलूं, बताओ उस वॉल, ये जो वॉल है किससे बनी हुई है, किससे बनी हुई है, तो आप अंदाज लगा सकते हो। हमको बताएं क्या पता सर इसके अंदर सीमेंट के साथ में ईंट है, या पता क्या पता सीमेंट के साथ में पत्थर है ना, जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, या पता सीमेंट के साथ में जो सीमेंट वाली ईंट आते हैं ब्लॉक वाली, वो है, हमको पता नहीं, वो हमको दिख नहीं रही है, उसका अपन मेजरमेंट कर नहीं सकते, उसका मापन कर नहीं सकते। तो ऐसे चेंजेस जिसका अपन मापन कर नहीं सकते, जो हमको लक्षण दिख भी नहीं रहे, उसको अपन क्या कहेंगे, रासायनिक, और जो हमको बाहर से दिख जाए उसको अपन बोलेंगे भौतिक, मतलब फिजिकल चेंज बनेंगे। मतलब कुल मिलाकर है फिजिकल चेंज तो होता है किसी भी मैटर का आउटर कैरेक्टर, बाह्य परिवर्तन, बाहर से जो होगा, बाहर पॉलिश कर लिया, किसी का लाल कलर था हमने उसके पॉलिश कर दी, पीली कर दी, तो लाल से क्या आगे येलो हो गया, जिसमें चेंज किसका हुआ, येलो का हुआ। लेकिन बड़ा किसी के अगर इंटरनल कैरेक्टर के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, इंटर मतलब उसका जो संगठन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो किस किस से बना हुआ है, उसका अगर अपन चेंज करेंगे तो उसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, ओके। पहले इसको समझ लेते एक बार। तो देखो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे, चलो एक बार इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं, फिर अपन दोनों के साथ में एग्जाम्पल देखेंगे। अगर इसको बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के आंतरिक संरचना, इसमें किसी पदार्थ के आंतरिक संरचना, संगठन आदि में परिवर्तन होता हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। इसको हम क्या इंग्लिश में लिखेंगे, who changes in which change of internal structure and composition of any matter that is called chemical change। मतलब ऐसा परिवर्तन या ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी मैटर के उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी आंतरिक संरचना, और उसके केमिकल कंपोजिशन, मतलब वो जो मैटर है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में उसमें कोई चेंज वगैरह हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आपने पता होगा, अगर कोई भी अपन मेडिकल से सिर्फ अगर लाते हैं तो आप उसके पीछे उसका कंपोजिशन देखते हो कि इसमें के अंदर ये इतना %, ये फलाना चीज इतने %, ये फलाना चीज इतने % आपको मिली हुई है, तो वो हमको उस सिरप के अंदर क्या दिख रहा है, आपको बोलते हैं कि मतलब ये एक वाटर बॉटल, इस वाटर बॉटल के अंदर मैंने एक तो आम रस, एक ये मैंने मिला दिया है, ठीक है। अब मिलाने के बाद उसका पूरा कलर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा आपको इसमें कौन कौन सा चीज है, क्या उसको मेजरमेंट कर सकते हो, क्या उसको देख सकते हो, नहीं। तो ऐसे चेंजेस को बोलेंगे अपन केमिकल, क्योंकि इसके जो चेंज हो रहा है वो उसके कंपोजिशन में हो रहा है, वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हो रहा है, तो ऐसे चेंज को बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, ओके। टेंशन मत लो, आपको अभी और समझाएंगे, ये तो अभी डेफिनेशन है, अभी एग्जाम दूंगा तो आपको एकदम बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, जब भी किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी मैटर में अगर उसका भौतिक चेंज हो रहा है तो उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। Do not be create new matter, do not be create new matter, मतलब इसमें
चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद कभी भी एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। जब भी रासायनिक चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन है, इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें नया पदार्थ बनता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू मैटर, ठीक है ना, इसमें हमेशा न्यू मैटर का प्रोडक्शन होगा। कैसे ऐसा समझाइए एक बार देखो। जैसे मैं आपको बोलूं अपने लिया आइस, क्या ले लिया, आइस ले लिया, ओके। आइस को मैंने क्या किया है, मैंने आइस को मेल्ट किया, तो मेल्ट करूंगा तो ये मेल्ट मतलब पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा वाटर में, ठीक है, सीधी सी बात है। अब मैं अगर वाटर को और अगर हीट कर रहा हूँ, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ये अगर इसको मैं और हीट कर रहा हूँ, अगर इसको और गर्म कर रहा हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में, मतलब जल वाष्प में। इसमें हो जाएगा जल वाष्प, जिसको अपन कहते हैं स्टीम, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में भाप। अब आपको पता है, मैं अगर इसमें वाटर जो पानी है इसकी स्टेज चेंज हो रही है। स्टेज का मतलब क्या है सर, ये इसकी स्टेज कौन सी, ये बड़ा इसकी स्टेज है सॉलिड स्टेज है। कौन सी स्टेज है, ये इसकी स्टेज है सॉलिड है। बड़ा स्टेज कौन सी, ये इसकी स्टेज लिक्विड है मतलब द्रव अवस्था है, और ये इसकी स्टेज है गैस स्टेज। बट इनका सबका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। इसका फॉर्मूला कौन सा है, इसका भी फॉर्मूला आपका H2O रहेगा, इसका भी आपका H2O रहेगा, और इसका भी आपका फॉर्मूला H2O रहेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इसमें जो आपका लिक्विड आपने जो लिया है, पानी लिया है, वाटर लिया है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो आपके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में लगा हुआ है, वो तो आपका रहेगा आपका सीधा मतलब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हो इसके अंदर आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है, इनकी जो स्टेज है, इसका जो स्टेज है वो आपके बार बार क्या हो रही है चेंज। यहाँ पर सॉलिड था मतलब ठोस था, और ठोस से क्या हो गया लिक्विड मतलब द्रव्य हो गया। इसको हमने और गर्म किया तो गैस हो गया। अगर इसको हम वापस अगर कूल करें, ठंडा करें, तो वापस ये अपनी पहले वाली स्टेज में आ सकता है। मतलब अगर वाटर वेपर को हम ठंडा करेंगे तो ये वापस चेंज हो जाएगा वाटर के अंदर, अगर वाटर को और ठंडा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा वापस आइस के अंदर। ये अपने अपन घर में फ्रिज में करते ही है, ओके। बट इसमें क्या, इसमें पदार्थ नया बनता है, मतलब एक बार को चेंज, इसमें तो देखो ये चेंज इसमें हो गया, मतलब ये वापस यहाँ पर आ सकता है ना। मतलब इसमें एक लाइन और रख सकते हैं कि इसमें पदार्थ नया तो बनता है, इसमें पदार्थ नया नहीं बनता है, ठीक है, नया नहीं बनता है। तो इसमें जो पदार्थ बना है उसको वापस पहले वाले अवस्था में हम ला सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसमें पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट सकता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे इन विच एनी मैटर is reback in initial stage, रीबैक इन इनिशियल स्टेज, मतलब इसमें जो मैटर होगा वो अपनी वापस इनिशियल स्टेज मतलब अपनी सबसे पहले वाले जहां से ये बना है उसके अंदर वापस ये कमबैक कर सकता है, वापस ये रीबैक कर सकता है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं आपको तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि आपके अपने मिल्क लिया था, दूध लिया था, ठीक ना, दूध के अंदर में कुछ छाछ मिलाई तो ये बन गया कर्ड। क्या बन गया, कर्ड बन गया, दही बन गया। अब मैं आपको बताया मम्मी ने शाम को दूध लाया, दूध के अंदर थोड़ा सा छाछ डाला, जिसको अपन अपनी भाषा में जावन कहते हैं ना, अपनी भाषा में आपको पता है अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना है। छाछ को अपन जो आवन के रूप में डालते हैं, तो मिल्क के अंदर मैं थोड़ा सा जामुन डाला, तो जामुन डाल के बाद हमने सुबह उठ के देखा तो ये जो मिल्क था वो चैन किस में हो गया है, कर्ड में, दही में हो गया है। अब मुझे आप बोलो क्या आप इसको मिल्क को कर्ड में चेंज दो, क्या आपने देखा? मुझे पता नहीं है कि जामुन डालने से जामुन और मिल्क के बीच में कौन कौन सी रिएक्शन हुए वो हमको पता भी नहीं है, ओके। आप अगर रात भर बैठ भी जाओगे कि आज तो मुझे इस मिल्क को कर्ड में चेंज होते हुए मुझे देखना है, कर्ड में चेंज होते हुए मुझे देखना है कि आज मैं रात पारी करूंगा, तो भी आपको मिल्क उसके अंदर जामुन डाला है और जामुन किस प्रकार से मिल्क को फाड़ता है, किस प्रकार से उसको ब्रेक करता है, हमको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा चेंजेस जिसको होते हुए हम देख नहीं सकते, जो हो रहा है नहीं हो रहा हमको पता है, लेकिन जो रिजल्ट बन जाएगा वो कर्ड है,
ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अब आप बोलो जो कर्ड चेंज हो गया, जो दही बन गया है, क्या दही को हम कभी भी वापस मिल्क में ट्रांसफर कर सकते हैं? उसकी मिल्क जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर वापस को कम बैक कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे चेंजेस जो एक बार बन जाने के बाद वापस उसको इनिशियल स्टेज में हम ला नहीं सकते हैं, उसको वापस प्रारंभिक अवस्था में हम ला नहीं सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ओके, आगे और देखते हैं। मुझे भर भी गया है, मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए अगला इसका नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट कैरेक्टर होगा इसका, अब यहाँ पर बोला है कि इसमें यहाँ पर इसमें चेंज हुआ, ये इसमें हुआ वाटर वेपर, वाटर वेपर को वापस यहाँ पर ला सकते। इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो उत्पाद बना है, ये क्या फिक्स है? क्या ये फिक्स है? मतलब ये जो बन गया है वो हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं, ये वापस अपनी पहले वाली अवस्था में लौट सकता है, वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आ सकता है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है वो फिक्स नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। तो इस चेंजेस को अपन अनस्टेबल चेंजेस भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस चेंज इज कॉल्ड अनस्टेबल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन को अपन अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसमें क्या कहेंगे, अगर इसमें हम लिखे तो देखिए, इसमें जो मिल्क था वो आपके कर्ड में चेंज होगा, दही में चेंज होगा। अब दही को हम कभी भी इसमें मिल्क में चेंज नहीं करते, मतलब आपका जो प्रोडक्ट, आपका उत्पाद जो बन गया है वो फिक्स है, उसको हम कभी भी वापस उसके पहले वाले स्टेज में हम ला नहीं सकते। इसका मतलब जो बन गया फिक्स है, ओके, स्टेबल है, तो इसको हम कहेंगे स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ लिखेंगे दिस चेंज इज कॉल्ड स्टेबल चेंज। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्थायी परिवर्तन, जैसे हम स्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। ओके, एक लाइन और लिख लेते। देखो इसमें क्या है, इसका मतलब ये जो फिजिकल चेंज आपको जो दिख रहा है वो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे की दिशा में, इससे ये हुआ, इसमें से ये हुआ, और वापस बैक भी आ रहा है। वाटर वेपर से आपका बन जाएगा वाटर, और वाटर से बन जाएगा आपका आइस। मतलब ये जो रिएक्शन है वो आपके आगे भी जा सकती है, वो आपके पीछे भी आ सकती है। तो ऐसी रिएक्शन या ऐसा चेंजेस जो आगे, फॉरवर्ड और पीछे, मतलब बैक, दोनों डायरेक्शन में होता है, उसको हम कहेंगे, हिंदी में तो कहेंगे उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इंग्लिश में उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ लिखेंगे दिस चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस या रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, या इसको हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ओके, और इसकी अगर अपोजिट लाइन यहां लिखिएगा तो यहाँ पर देखो, ये मिल्क है वो आपके कर्ड में चेंज हो रहा है, क्या ये फॉरवर्ड हुई, अगली दिशा हुई, क्या ये वापस ऐसा हो सकता? नहीं। मतलब ये जो है, मतलब कहने का मतलब ये बोलता हूं, आपका जो मिल्क है वो आपके कर्ड में तो चेंज हो सकता है, ओके, लेकिन कर्ड जो है वो मिल्क में चेंज कभी भी नहीं हो सकता है। मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज तो हो सकता है, लेकिन कर्ड जो है वो मिल्क में चेंज कभी नहीं हो सकता है। मतलब ये सिर्फ और ओनली फॉर एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, एक ही दिशा में, इसलिए उसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? दिस चेंज इज कॉल्ड ये रिवर्सिबल है, तो ये हो जाएगी इरिवर्सिबल। दिस चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। इसको हम हिंदी कहेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ओके, तो अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं आपको अगर बोलूं, एक मिनट है ना, मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता भी हूं। जैसे देखिए, ये आपके सामने एक पेपर दिख रहा है, कागज दिख रहा है। ये कागज का आपको बोलूंगा इसका बड़ा शेप कैसा था, आप बोलोगे इसका सर शेप आयतनुमा है, रेक्टेंगल टाइप है। ओके, अब मैं देखो इसमें कुछ न कुछ चेंज कर रहा हूं, आपको देखना है कि चेंज आपका फिजिकल मतलब भौतिक हो रहा है या केमिकल हो रहा है। इस कागज को मैं क्या करता हूँ, टीयर करता हूँ, फाड़ देता हूँ।
ओके, फाड़ने से इसके क्या दो टुकड़े हो गए, क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। अब देखो जब मैंने इसको फाड़ा नहीं था तब ये पेपर था, और फाड़ने के बाद भी ये क्या पेपर ही है। क्या कोई नया प्रोडक्ट बना? नहीं। इसका मतलब नया प्रोडक्ट किसमें नहीं बनता है? फिजिकल चेंज में। इसका मतलब कागज का फटना कौन सा चेंज है? भौतिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल चेंज है। ओके, मतलब इसको अपन वापस पहले वाली स्टेज में ला सकते हैं। आप बोले सर इसमें बड़ा पहले वाली स्टेज में ला सकते हैं, बड़ा ला सकते हैं, बिल्कुल। इसको गम से चिपकाओ, टैप से चिपकाओ, किसी भी अवस्था में हम जोड़ कर उसको वापस पहले वाली स्टेज में हम ला सकते हैं। लेकिन अगर इस कागज को मैं कर दूं बंद, क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा, जला दूंगा। क्या कर दूंगा? जला दूंगा। तो क्या बन जाएगा? अगर जलाऊंगा तो बन जाएगी राख। क्या बन जाएगी? राख। क्या राख को मैं वापस पेपर बना सकता हूं? नहीं। मतलब इसमें जो राख बन जाएगी प्रोडक्ट, वो आपका फिक्स है, वो कभी भी आपके वापस पेपर में चेंज नहीं हो सकता। इसको अपन क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, इट मींस रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो कागज का फटना जो होगा वो आपका कौन सा, इसके एग्जाम्पल में ऊपर लिख लेता हूं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? कागज का जलना, या लिखेंगे बर्न ऑफ पेपर, बर्न ऑफ पेपर। इसका बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना, टीयर ऑफ पेपर। नेक्स्ट देखो, अगर मैं एक ले लू लकड़ी, क्या ले लू? लकड़ी, वुड ले लू, और वुड को मैं ब्रेक कर दूं, तो वो जैसे मान लो ये वुड, ये लकड़ी है, ये उसमें कुछ भी चेंज करने से पहले इसका साइज ये था। अगर इसको मैं बीच में से ब्रेक कर लेता हूं तो ये टूट जाएगी। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो पहले लगभग कोने को थी, अब ये लेंथ अलग अलग टाइम में डिवाइड हो गई है। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है, इसका जो साइज है वो चेंज हुआ है। क्या टूटने से पहले भी ये वुड थी, लकड़ी थी, और टूटने के बाद भी अभी भी ये लकड़ी है? क्या कोई नया प्रोडक्ट बना? नहीं। तो बड़ा लकड़ी का टूटना कौन सा चेंज है? आपका हो जाएगा भौतिक। लकड़ी का टूटना मतलब यहाँ लिखेंगे ब्रेक ऑफ वुड, और यहां लिखेंगे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना या कोयले का जलना, एक ही बोला। यहाँ लिखेंगे बर्न ऑफ वुड बोलो या कोल बोलो, कोयले का जलना बोलो या लकड़ी का जलना बोलो। ओके, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल ऐसा देता हूं जो आपके बार बार आपके आरबीसी बोर्ड या एनसीटी बोर्ड की जो क्वेश्चन चाहते हैं कि इसमें बार बार देखा गया है। आपके सामने दो एग्जाम्पल देता हूं, टीआरक्यू के टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना है। एक तो है आपके मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का पिघलना। एक है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल। एक तो है आपका मोमबत्ती का पिघलना, एक आपका मोमबत्ती का जलना। ओके, दोनों में चेंज कौन सा हो रहा है? तो दोनों में चेंज कौन सा हो रहा है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको देखना है कि ऐसा चेंज जिसके अगर होने से अगर नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो चेंज आपका हो जाएगा भौतिक चेंज, फिजिकल परिवर्तन। और ऐसा चेंज इसमें चलने से आपका अगर नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, इट मींस रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से यह आपके चैप्टर फर्स्ट का जो पहला पोर्शन था चेंजेस, उसके बाद में देख लिया कि चेंजेस दो टाइप के होते। चलिए अब हम आगे न्यू टॉपिक अपना इस टॉपिक का जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, इट मींस उसको हम कहेंगे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल इक्वेशन? आप रासायनिक समीकरण से क्या समझते हो? मतलब आपको अगर मैं बोल दूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिया मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम को मैंने वायु के रूप में किया, क्या जलाया, क्या किया जलाया। यहाँ पर जलाना, जलाना का जो सिंबल होता है ये होता है डेल्टा, ठीक है ना। जैसे मैंने मैग्नीशियम की रिबन को वायु के प्रेजेंस में जलाया तो ये चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। किसमें चेंज हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर।
मतलब क्या हो गया, ये मैंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैंने एयर की प्रेजेंस में जलाया, ओके, ये बंद कर दिया, तो ये चेंज हो गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। अब ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है ना, वर्ड लैंग्वेज में शब्दों के अंदर। अब ये समीकरण है, सॉरी ये केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल जो रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो जो आपको एलिमेंट या जो कंपाउंड दिख रहे हैं, उसको उसके ही सिंबल के अंदर, उसको उसके ही प्रतीक में क्या करना, प्रदर्शित करना, क्या कर लेता है आपका केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए कैसे होगा, जैसे आपको पता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। क्या होगा, Mg। वायु, तो वायु को हमें हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, O2 के फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं, बंद करने का सिंबल होता है वो डेल्टा होता है। जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मींस ये बन जाएगा MgO। क्या बन जाएगा, MgO। अब MgO क्यों बन गया, क्योंकि आपका जो मैग्नीशियम है वो आपका होता है मेटल। क्या है, मेटल, और मेटल आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। धातु हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला होती है, और ऑक्सीजन आपका होता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला होती है। ओके, आपको एग्जाम के अंदर इसको साइन नहीं लगाना है, लेकिन आपको मैं दर्शाने के लिए कि ये Mg और O को किस प्रकार से कंबाइन हुए, किस प्रकार से आपस में मिले, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज है, दोनों के ऊपर अलग अलग आवेश है, और अलग अलग आवेश होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, जिस कारण से MgO से मिल जाता है और ये बन जाता है MgO। बट यहाँ पर आपको देखना है कि सर यहाँ पर Mg एक था तो मैंने Mg एक लेगा, लेकिन O यहाँ पर कितना है, 2 है, तो आप यहाँ पर 2 करोगे, है ना। आप या दो करके देखो, आपके यहाँ पर बैलेंस नहीं। अभी जस्ट इसके बाद एक टॉपिक आएगा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, बैलेंस टू केमिकल इक्वेशन, वो पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं आपको और बे अच्छे से समझाऊंगा ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं Mg है O2, यहाँ पर Mg 1 है तो Mg 1 आ गया, और O2 है तो O आपका 1 ही है, तो इसको मुझे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये 2 है तो इसको मैं 2 करूंगा तो आपका फॉर्मूला चेंज होगा। अपन ध्यान रखना, अपन के द्वारा जो भी बैलेंस करने के लिए अपन जो नंबर लगाएंगे वो हमेशा किसी भी कंपाउंड के आगे लगाना है, पीछे हम लगा सकते नहीं है, यह ध्यान रखना आपको। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर ये 2 है तो मैं Mg के कितने आइटम लेता हूँ, 2 लेता हूँ, ये भी 2, ये भी 2, ताकि ये हो जाएगा 2MgO, मतलब ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल बन गए, आपके 2 बन गए। ओके, अब यहाँ पर ये समझना है आपको, यहाँ पर समझना ये, यहाँ पर देखो ये है, इनके बीच में क्या रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, इनके बीच में आपकी रिएक्शन हो रही है। तो जिनके बीच में अभिक्रिया होती है उनको अपन कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। जिनके बीच में अभिक्रिया होती है जिनको अपन क्या अभिकारक कहते हैं, जिनके बीच में रिएक्शन होती है उसको अपन कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, जिनके कहते हैं अपन रिएक्टेंट। क्लियर। और जैसे ही इन अभिकारकों के बीच या इन रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो नया एक प्रोडक्ट, नया जो मैटर बनेगा, उस मैटर को बोलेंगे अपन उत्पाद। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उत्पाद। इट मीन्स उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब समझ गया आ गया कि आपका जो रिएक्शन के अंदर जो एरो दिख रहा है वो एरो का मुंह जो है, एरो आपका इधर तरह है, इसका मतलब रिएक्शन की जो डायरेक्शन है और यहाँ से ये बन रहा है। आगे अगर इसकी रिएक्शन की डायरेक्शन इधर होती इसका मतलब इनसे ये बन रहा है, ये आपको समझ जाना है, ठीक है ना। आपका जो एरो है वो हमेशा रिएक्शन जो हो रही है उसकी डायरेक्शन को शो करता है, उसकी डायरेक्शन की दिशा बताता है। और यहाँ पर इसके राइट साइड में जो होगा, जो आपके रिएक्शन होंगे, इसका मतलब इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, और इनके रिएक्शन से एक नया मैटर बन रहा है, उस मैटर को अपन बोलते हैं उत्पाद, इट मींस प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अभिकारक आप बोलेंगे सर अभिकारक या रिएक्टेंट क्या होते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है अभिकारक या रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो उसमें आपको कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हो, ठीक है ना। कुछ मैटर इज participate in a chemical reaction। ऐसे मैटर जो आपकी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, मतलब भाग लेते हो, जिनके बीच में रिएक्शन हो उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट मीट अभिकारक।
उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ के रूप में बनते हैं, नए पदार्थ के रूप में बनते हैं या बनते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश के अंदर whose matter is formed to new matter in a chemical reaction, in a chemical reaction। ऐसे मैटर जो आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यू मैटर के फॉर्म में बन रहे हैं, उस पदार्थ को या उस मैटर को अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। एक एग्जाम्पल और दे देते अपन, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखता हूं। मैंने एक लिया बेटा जिंक, क्या लिया? मैंने एक लिया जिंक, क्या लिया? जिंक। और जिंक की मैंने रिएक्शन करवाई आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ करवाई? सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जैसे जिंक की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट का नाम होगा जिंक सल्फेट। क्या होगा? जिंक सल्फेट रिएक्शन होगा। अब देखो ये वर्ड फॉर्म में लिख लिए। इस वर्ड फॉर्म के रिएक्शन को अपन किसके लिखना है? उसके सिंबल, उसके प्रतीक के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये यहाँ पर जिंक था, क्या था? जिंक। देखो मैं बोल भी रहा हूँ, जिंक को हिंदी में जिंक ही बोलते हैं। तो जिंक को अपन किस फॉर्म में लिखेंगे? उसका सिंबल क्या था? Zn। Zn को मैंने अब यहाँ पर इस रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। और ये वही एसिड है जिसको अपन कहते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। ओके, ये आपको समझना है। जैसे इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपको देखना है Zn मतलब ये एक मेटल है, ये एक धातु है जो हमेशा ऑलवेज इज और पॉजिटिव। और H2SO4 के अंदर आपको H होता है हमेशा पॉजिटिव और SO4 होगा हमेशा नेगेटिव। अब आप खुद देख लो कि यहाँ का जो प्लस होगा वो इस कंपाउंड में जाकर किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो यहाँ का जो प्लस है Zn वो आपके रिएक्ट करेगा SO4 के साथ में। क्या रिएक्ट करेगा? SO4 के साथ में, क्योंकि ये Zn आपका प्लस आने वाला है, SO4 आपका माइनस आने वाला है। तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। तो इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। बच क्या गया है? बच आपका गया H2। यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर यहाँ होता कुछ नेगेटिव एलिमेंट तो H2 उससे रिएक्ट करता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो H2 होगा तो आपके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये सारी की सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है? ये सारी के सारे रिएक्शन आपके होते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। कहाँ होती है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। चलो मैं इस रिएक्शन को करके बता दूं आपको। जैसे मान लो मेरा मैंने एक रिएक्शन ले ली, एक टेस्ट ले ली। From the surface of the zinc granules. टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला? टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड मतलब आपका H2SO डाल दिया। ये मैंने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने इसके अंदर H2SO4 डाल रखा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? मैं इसके ऊपर से डालता हूँ जिंक के कुछ टुकड़े, जिंक के पार्टिकल डालता हूँ। जैसे ही जिंक के टुकड़े यहाँ का इसके बीच में, इसके H2SO के बीच में आ जाएंगे तो आपके जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने से यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन होने से इस टेस्ट ट्यूब में से कुछ गैस निकलेगी। यहाँ पर कुछ गैस यहाँ से इवापोरेट होगी, कुछ गैस यहाँ से निकलेगी। अब हमको देखना है, सर आपने बोला कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में से जैसे आपने जिंक का टुकड़ा इसके बीच के अंदर डाला तो जिंक और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होने लगी, और इनके बीच में रिएक्शन होने से यहाँ पर जो आपके गैस निकल रही है, जो हम कैसे मान लें कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है? सही बात है सर, क्योंकि आपको तो पता है, आपने बोल दिया, लेकिन हम कैसे माने? तो बच्चों देखिए, इस हाइड्रोजन गैस को अगर टेस्ट करना है कि ये गैस हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उस गैस का टेस्ट करना है। उस टेस्ट का नाम है पॉप टेस्ट। क्या नाम है बेटा? उस गैस का नाम है पॉप टेस्ट। क्या नाम है बेटा? पॉप टेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये पॉप टेस्ट क्या होता है? तो देखो समझो बेटा, कुछ नहीं करना है। जैसे ही रिएक्शन होगी और रिएक्शन के ड्यूरिंग आपको जो गैस यहाँ से इवापोरेट हो रही है, गैस यहाँ से जो बाहर निकली, उसी टाइम आपको एक जलती हुई तीली, माचिस की तीली, जी हाँ माचिस की तीली जो अपने घर पे मिलती है, वो जलती तीली को आपको इसके बीच में ले जाना है। देखो मैं बना देता हूँ। जलती तीली को आपको यहाँ पर ले जाना है। जैसे ये तीली है बेटा, ये जल रही है,
जलती तीली ले जाएंगे जैसे इसके बीच में, तो जैसे ये जलती हुई तीली आपके इस गैस के कांटेक्ट में आएगी तो गैस के कांटेक्ट में आते ही पॉप साउंड के साथ में जल्दी से बच करके बुझ जाएगी। अगर इसके कांटेक्ट में आने से अगर पॉप साउंड आ रहा है, कौन सा साउंड आएगा आपका, इसके पॉप टेस्ट को कहते हैं। जब भी पॉप टेस्ट होगा तो आपका जलती तीली को ले जाएंगे तो इसमें साउंड कौन सा आएगा, पॉप साउंड आएगा। कौन सा आएगा, पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आता है इसका मतलब ये जो निकल रही जो गैस है वो गैस कौन सी गैस है, आपके हाइड्रोजन गैस ही है। तो इस गैस का नाम आपका हो जाएगा H2 गैस। समझ में आ गया? ओके, इस प्रकार से आपको देखना है कि यहाँ पर ये H2 गैस है। अब यहाँ पर देखो ये आपके जो जिंक है और ये आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। इनके बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, इसलिए इनको हम कहेंगे अभिकारक, इट मींस रिएक्टेंट करेंगे। जैसे इनके बीच में रिएक्शन हुई तो आपका यहाँ पर एक न्यू मेटल बन गया। इस न्यू मेटल को बोलते हैं अपन जिंक सल्फेट, इसको अपन बोलेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट। तो आपको बोलेंगे बताइए इस केमिकल रिएक्शन में उत्पाद मतलब प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप आराम से बोल सकते हो ZnSO4। ऑप्शन में आ जाएंगे कि निम्न अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट है। ऑप्शन में ए में ये, बी में ये, सी में ये, डी में। तो आपको प्रोडक्ट को आपको देखना है कि एरो जिस तरफ होगा प्रोडक्ट वही बनेगा, इसका मतलब जिंक सल्फेट आपका हो जाएगा। हमें क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, ओके। आज अपन इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट जो भी होगा अपने अगले पार्ट, इस चैप्टर का जो अगला पार्ट होगा उसके हम बात करने वाले। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।